सर नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं नमन अग्रवाल और स्वागत करता हूं आप सभी का ज्ञानी एकेडमी की हमारी आज की क्लास में। और आज जैसा कि तुम सभी को पता है, हम पूरा का पूरा खत्म खल्लास करने वाले हैं हमारे इस चैप्टर को, जिसका नाम है मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो ये है आपकी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स की पार्ट नंबर 4। इसके पहले ऑलरेडी हमने 3 पार्ट्स इसके अपलोड कर दिए हैं, तो जिन लोगों ने वो पार्ट चेक नहीं किए हैं, क्या कर रहे हो तुम लोग, जाके बिल्कुल बिल्कुल से चेक करना और उसी के बाद ये 4th पार्ट पे आके देखना और बिल्कुल प्रॉपर एक अच्छी तरीके से इस चैप्टर को खत्म करना। ठीक है, तो आज की इस क्लास के लिए, आज के इस हमारे पार्ट 4 के लिए हमारे पास 2 टॉपिक्स हैं जो बच गए थे। एक है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा है हमारा अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी क्या है, दोनों टॉपिक्स अच्छी तरीके से समझेंगे तो चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ओके। तो बातें हैं अब अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के कॉन्सेप्ट पे, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी का साधारण सिंपल अर्थ, मीनिंग, वर्ड मीनिंग क्या होता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आप लोगों को भी पता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी बोल दें। ठीक है, हिंदी में रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी की अगर किसी ने आपको कोई काम आके सौंपा है तो यह आपकी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उस काम को करें। ठीक है, सही तरीके से करें, टाइम में करें, बिना किसी रिसोर्सेज को वेस्ट करते हुए करें। ठीक है, ये क्या किया मैंने, रिस्पॉन्सिबिलिटी में थोड़ा सा मैनेजमेंट का जो है ना मिर्च मसाला यहाँ पे छिड़क दिया। अब देखते हैं कि आपके इस नोट्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरीके से डिफाइन किया गया है और हमको क्या सारी चीजें यहाँ पे पढ़नी है। बेसिक आइडिया क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया। अब देखते हैं हमारे नोट्स पे बढ़ते हैं कि नोट्स में क्या बातें कही गई है रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड। तो चलो मेरे साथ और पढ़ो। द टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी इज यूज्ड इन मैनेजमेंट लिटरेचर इन 2 डिफरेंट सेंसेज। ठीक है, मैनेजमेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी को भैया 2 अलग अलग तरीकों से डिफाइन किया जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट एक लॉ नहीं है, एक्ट नहीं है। ठीक है, यानी लॉ एक्ट नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, यानी जो जो जैसा किसी एक एक्ट में लिखा है मैनेजमेंट के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, वो ही सिर्फ हम इसका मीनिंग डिराइव करेंगे, ऐसी बात तो है नहीं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जिस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है उसने वैसी वैसी अपनी डेफिनेशन दे दी है मैनेजमेंट के सेंस में। ठीक है, कोई अगर समझता है कि काम प्रॉपर तरीके से हो जाना चाहिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसी ने इस टाइप का बोल दिया। ठीक है, कोई बोलता है कि नहीं भैया काम प्रॉपरली टाइम से बिना रिसोर्सेज को वेस्ट करते हुए अपने बॉस को भैया खुश कर दे, ऐसा होना चाहिए, इसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। ठीक है, तो मैनेजमेंट की भाषा में रिस्पॉन्सिबिलिटी को 2 तरीके से बताया गया है, जिसमें से पहला जो क्या है, कुछ राइटर्स ने बोला है, सम राइटर्स हैव डिफाइंड एज अ ड्यूटी और टास्क assigned to a subordinate by virtue of his position in the organization। ठीक है, कुछ राइटर्स उनमें से है जिन्होंने बोला है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक ड्यूटी है, एक टास्क है, काम आपको दिया गया है। किसको दिया गया, आपको दिया गया, यानी सबऑर्डिनेट को दिया गया। कौन दिया है, तो भैया सुपरवाइजर दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि आप उस पोजीशन में हो ऑर्गेनाइजेशन में जो ये काम कर सकता है। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, सम राइटर्स हैव डिफाइंड इट एज अ ड्यूटी और टास्क असाइन्ड टू अ सबऑर्डिनेट बाय वर्च्यू ऑफ हिज पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक सबऑर्डिनेट को उसके सुपीरियर काम तभी दे रहे हैं जब उस काम करने को उस पोजीशन में हो, यानी केपेबल हो, प्रॉपर ऑथराइज्ड हो। ठीक है, क्लियर हो गया। तो कुछ राइटर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी को इस तरीके से समझा है। अकॉर्डिंग टू बाबा M.E. हर्ली, इन्होंने क्या बोला है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ड्यूटी टू विच अ पर्सन इज बाउंड बाय रीजन ऑफ हिज स्टेटस और टास्क। Such responsibility implies compliance with the directives of a person making the initial delegation। तो बाबा M.E. हर्ली ने बोला है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ड्यूटी है। हमने कल भी देखा कि हाँ भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ड्यूटी है। किसकी ड्यूटी है, तो भैया ऐसे पर्सन की ड्यूटी है जिसको भैया ड्यूटी या स्टेटस कोई बाउंड करती है, बांध के रख रही है। क्या बाउंड करके बांध करके रख रही है, उस काम को करने के लिए। ठीक है, कोई भी काम है उसको करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी क्या हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। किसी भी काम को, किसी भी टास्क को करने की ड्यूटी क्या हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, जो उसको उस टास्क के साथ बांध के रखती है। सच रिस्पॉन्सिबिलिटी इंप्लाइज कंप्लायंस विद डायरेक्टिव्स ऑफ अ पर्सन। और जो भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंप्लाई कैसी करेगी, उसको काम करने का तरीका कैसे होगा, कंप्लायंस उसका कैसे होगा, ये उस पर्सन, ठीक है, ये वो पर्सन डायरेक्ट करेगा जिसने उसको काम दिया है। सर बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, सिंपल करके बताता हूं। फर्स्ट लाइन में यहाँ पे क्या बोला, आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड लाइन में क्या बोल रहा है, यहाँ पे सेकेंड लाइन बोल रहा है सच रिस्पॉन्सिबिलिटी इंप्लाइज, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो एक सबऑर्डिनेट को काम करना है, ये किसके इशारों पे, किसके डायरेक्शन की हेल्प से करेगा, अपने सुपीरियर के, यानी जिसने उसको अथॉरिटी जो है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेलीगेट की है, उस हिसाब से उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम करेगा, वही है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, हाँ जी सर, क्लियर। आगे, in a more comprehensive sense responsibility may be defined as an obligation of an individual to perform duty assigned to him। एक comprehensive sense में बोले तो responsibility मतलब क्या, एक person की obligation की, उसको जो ड्यूटी या टास्क असाइन हुआ है वो प्रॉपर तरीके से करेगा। हो गया, हाँ जी। अकॉर्डिंग टू नूट्स एंड ओडोनेल, ठीक है, responsibility may be defined as the obligation of subordinate to whom duty has been assigned to perform the duty। ठीक है, अगेन वही सारी बात यहाँ पे अलग अलग वर्ड्स में, ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर वर्ड को चेंज करके लिख दी गई है लोगों के द्वारा, ठीक है, बड़े बड़े बाबाओं के द्वारा। हालांकि मीनिंग इसका सेम निकल के आ रहा है कि भैया कोई सुपीरियर है, वो किसी अपने सबऑर्डिनेट को एक काम देगा, और जो काम अपने सबऑर्डिनेट को दे रहा है, सबऑर्डिनेट की ड्यूटी बनती है कि उस काम को वो उस सुपीरियर के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग करे। इसी को क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। सिंपल।
आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शन टू अचीव सर्टेन रिजल्ट। सिंपल, रिस्पॉन्सिबिलिटी के आपको कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। फंक्शन क्यों परफॉर्म करने हैं? कुछ आपको रिजल्ट अचीव करना है उसके लिए। फिर अकॉर्डिंग टू आर.सी. डेविस, अब भैया इन्होंने क्या बोला है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, वीडियो पॉज करो, 10-15 सेकंड लगेगा, पढ़ लो, ठीक है, समझ में आ जाएगा। समझ में ना आए ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, बट फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता है, कमेंट सेक्शन किसके लिए खुला है? आपके लिए खुला है। कमेंट करके पूछ लेना, हम लोग बिल्कुल रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले एक इंपॉर्टेंट नोट है, एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, पर वो मैं बताऊंगा आपको वीडियो के लास्ट में, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहना, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज है जो आप लोग के लिए शेयर करना है, ठीक है। अभी हम फोकस करते हैं अपने कंटेंट के ऊपर और देख रहे हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, उसका चरित्र कैसा है? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी असाइन्ड टू ह्यूमन बींग्स ओनली, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हम सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स को असाइन कर सकते हैं, यानी नॉन लिविंग थिंग्स को नहीं कर सकते। ह्यूमन बींग्स कौन है? लिविंग है, ठीक है। लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स बचपन में हमने पढ़ा था। तो ह्यूमन बींग्स को ही यानी लिविंग थिंग्स को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है असाइन कर सकते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट सच एज मशीन कैन नॉट बी असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम मशीन को कैसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं? नहीं दे सकते भैया, ह्यूमन को ही दे सकते हैं। दूसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइजेस फ्रॉम सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, ठीक है, देख चुका है अपन ने ऑलरेडी। सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का जो रिलेशनशिप होता है उसी के ऊपर जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अराइज हो जाती है। हर सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर के लिए भैया रिस्पॉन्सिबल, क्लियर है। थर्ड पॉइंट पे बढ़ते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी में बी कंटिन्यूइंग ऑब्लिगेशन और कन्फाइंड टू परफॉर्मेंस ऑफ अ सिंगल फंक्शन। यहां पे क्या बोल रहा है? सिंपल पॉइंट यहां पे बोल रहा है कि भैया जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो या तो कंटिन्यू हो सकती है, लंबे समय के लिए हो सकती है, साल 2 साल के लिए हो सकती है, या हो सकता है एक पर्टिकुलर टास्क, एक पर्टिकुलर सिंगल फंक्शन के लिए भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है। जैसे आप क्या कर रहे हो, आपके मम्मी पापा जो है मान लो मार्केट जा रहे हैं, ठीक है, उन्होंने आपके जो पेट है, ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ टाइमिंग आपको दे दी। आपको आपके मम्मी पापा ने, आपके पेरेंट्स ने बोला कि हम 2 घंटे बाहर जा रहे हैं, बेटा तू इस शेरू का लेना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जब मम्मी पापा आपके मार्केट से वापस आ जाएंगे तो शेरू की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपने उठाई थी खत्म हो गई। ये क्या हो गया, एक टाइम बीइंग के लिए एक प्रॉपर टास्क आपको दे दिया गया, वो टास्क जैसे ही खत्म हो गया आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। वेयर एज अगर आपके मम्मी पापा आपको डेली का काम दे दे कि भैया शेरू की रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी ही है, उसको प्रॉपर तेरे को टाइम से खाना देना है, उसको प्रॉपर टाइम से नहलाना है, तो ये क्या होगा, जब तक शेरू आपके फैमिली का हिस्सा है तब तक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो गई। सेम वैसे इसको फैक्ट्री के केस में ले लो, ठीक है। फैक्ट्री के केस में कैसे ले लें भैया, एक वॉचमैन ले लो। वॉचमैन का काम तब तक रहेगा जब तक वो उस ऑर्गेनाइजेशन में, क्लियर हो गया? हाँ जी सर। वेयर अगर एक कोई छोटा सा काम है, जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ना कबाड़ पड़ा हुआ है, तो मैनेजर ने अपने सबऑर्डिनेट को बोला कि भैया ये कबाड़ जाके बेच आओ या जो करना है इसको करो, पर इसको यहाँ से हटा दो, ये जगह मुझे साफ चाहिए। तो ये क्या हो गया, कबाड़ एक बार सुपीरियर ने बोला, सबऑर्डिनेट ने उसको बेच के आ गया, उसको ठिकाने लगा दिया। जैसे ही कबाड़ जो स्क्रैप है वो अपनी जगह से हटा, काम वही खत्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी वही खत्म। फिर जो वॉचमैन का काम है वो ऐसा थोड़ी ना कि आज ड्यूटी करेगा कल नहीं करेगा, जब तक वो जॉब पे है, जब तक वो नौकरी पे है, तब तक उसको अपनी ड्यूटी निभानी पड़ेगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो बढ़ते हैं अब अपन अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी में बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस और गोल्स। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कुछ फंक्शंस के बेसिस पे या एक सेट गोल के बेसिस पे भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? तो फॉर एग्जांपल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लेबर ऑफिसर इज इन टर्म्स ऑफ अ फंक्शन। On the other hand, the responsibility of a worker who is assigned a job of producing 100 units daily is in terms of target। क्या मतलब निकल के आ रहा है इसका, कि भैया जो लेबर ऑफिसर है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फंक्शन के बेसिस पे कि उसको ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट बना के रखना है, केओस क्रिएट नहीं करना है। वेयर एज जो यहाँ पे लेबर है जो काम कर रहा है उसको हमने गोल के बेसिस पे यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि भैया तुमको रोज के 100 यूनिट बनाने हैं, मतलब बनाने। तो दोनों ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, दोनों के ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट एक ही फंक्शन के बेसिस पे है, दूसरे को हमने एक सेट टारगेट दे दिया। जिसको सेट टारगेट नहीं दिया वो क्या हो गया, फंक्शन। जिसको टारगेट दे दिया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है, गोल ओरिएंटेड है। क्लियर हो गया? सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ जाओ आगे। The essence of responsibility is obligation of a subordinate to perform the duty assigned to him। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट कि भैया essence of responsibility क्या है, is obligation of subordinate to perform duties assigned of it। भैया responsibility का essence है, ठीक है, responsibility का essence क्या है, obligation है। क्या obligation है कि जो subordinate है, ठीक है, जो subordinate है उसको अपना काम कैसे करना है, जो काम उसको दिया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं सीधा अगले पॉइंट पे, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम अथॉरिटी। अथॉरिटी से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, अथॉरिटी से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी निकल के आती, बिना अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो सकती है। ओके नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एब्सोल्यूट एंड कैन नॉट बी
डेलीगेटेड। रिस्पॉन्सिबिलिटी एब्सोल्यूट है भैया, इसको अपन बांट नहीं सकते हैं, क्लियर है। इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी अपन किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। अथॉरिटी हम डेलीगेट कर सकते हैं, पावर्स हम डेलीगेट कर सकते हैं, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी डेलीगेट नहीं कर सकते। अ सबऑर्डिनेट में हिमसेल्फ परफॉर्म द ड्यूटी असाइन टू हिम और ही में गेट इट डन फ्रॉम इट्स own subordinate but he remains responsible for his superior in both the cases। ठीक है, मैंने प्रीवियस अपनी क्लासेस में भी एग्जांपल दिया था कि भैया आपकी मम्मी ने आपको दिया एक लिस्ट कि भैया ये सामान लेके आना, आप हमारी वीडियो देख रहे थे, आपके पास टाइम नहीं था, आपने अपने छोटे भाई को दे दिया कि भैया तू ले आना, क्लियर हो गया। अब सामान चाहे आप लेके आओ चाहे आपका भाई लेके आए, क्वेश्चन ये है कि भैया सामान आ जाना चाहिए, सामान आ जाना चाहिए। अगर सामान नहीं आया किसी भी तरीके से घर में, तो आपकी मम्मी का गुस्सा किसके ऊपर निकलेगा, आपके ऊपर निकलने वाला है। तब आप ये बहाना नहीं बना सकते कि मैंने अपने छोटे भाई को ये काम दे दिया। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसीलिए हो क्योंकि आप अपनी अथॉरिटी दूसरों को दे सकते हो बट रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी नहीं दे सकते। सामान लाना आपकी ड्यूटी थी, अब आप चाहे आप खुद लेके आओ चाहे आप अपने नीचे एक जूनियर अपॉइंट कर लो, पर तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसीलिए क्योंकि सामान आना चाहिए था घर में। अब चाहे आप सामान लेके आओ या आप अपने अंडर एक जूनियर अपॉइंट कर लो, बात यह है कि सामान घर में आना चाहिए। आप अथॉरिटी अपनी दूसरे को दे सकते हो बट रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कभी भी शेयर नहीं कर सकते, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की ही होगी, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं भैया। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑलवेज फ्लोज अपवर्ड्स, सबऑर्डिनेट इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल टू हिज सुपीरियर। ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे अपवर्ड फ्लो कर रही है, हर सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हो गया ना ये अपवर्ड फ्लो। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। The person who accepts responsibility is accountable for his performance. Accountability rises out of the responsibility and the two go together। भैया जो पर्सन है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर रहा है वो अपनी ही परफॉर्मेंस के लिए अकाउंटेबल भी होगा, दोनों साथ साथ हमें चल, और दोनों अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लियर है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो बता रहे थे कि भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, चरित्र कैसा है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। कुछ पॉइंट कि भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सिर्फ ह्यूमन बीइंग को ही असाइन कर सकते हैं, मशीन्स को नहीं कर सकते। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा अपवर्ड फ्लो होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी डेलीगेट नहीं कर सकते। रिस्पॉन्सिबिलिटी लंबे समय के लिए भी हो सकती है, एक पर्टिकुलर टास्क के लिए भी हो सकती है। सुपीरियर सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने पे ये निकल के आती है। बहुत सारे ऐसे अपन ने पॉइंट देखे। बढ़ते हैं अब अपन आगे सीधा नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज टेक्निक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है नेक्स्ट पॉइंट, टेक्निक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। दो टेक्निक्स के बारे में हमको बात करनी है, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। पहला है रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्टिंग और दूसरा है भैया रोल नेगोशिएशन। सबसे पहले देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्टिंग, ये क्या है भैया। अ रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट इज अ नाइस वे ऑफ समराइजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड वर्कर्स। ठीक है, ठीक है। द चार्ट लिस्ट्स एक्टिविटी दैट आर कॉम्प्लिकेटेड और द डिसीजन दैट मस्ट बी मेड एंड द इंडिविजुअल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच ऑफ देम। ऑन द वर्टिकल एक्सिस we show the work and on the horizontal axis we show the worker। कुछ नहीं है, सिंपल सा एक चार्ट बना रहे हैं। ठीक है, बचपन में अपन अपना टाइम टेबल बनाते थे, लिखते थे, एक तरफ डेज लिख देते थे, एक तरफ अपन पीरियड सब्जेक्ट लिख देते थे। तो सिंपल है, वैसे ही अपन एक चार्ट यहाँ पे बनाएंगे, लिखेंगे क्या 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 रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी है। तो उसी में यहाँ पे बोल रहा है कि जो वर्टिकल एक्सिस है, ये हो गया वर्टिकल एक्सिस, इसमें क्या लिखाएगा भैया, वी शो द वर्क। यहाँ पे वर्क लिखेंगे कि भैया ये प्रोडक्शन रिलेटेड काम हो गया, ये सेल्स रिलेटेड काम हो गया, ये स्क्रैप बेचना, यहाँ पे वर्क लिख दिए। अब जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वहां पे अपन ने लिख दिया कि भैया कौन कौन इसको काम करेगा, तो इसको मिस्टर ए करेगा, इसको बी करेगा, इसको सी करेगा, इसको जेड करेगा। तो ये क्या हो गया, ये अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी एक यहाँ पे चार्ट बन गया, सिंपल। अब द फॉलोइंग 4 रोल्स आर इंपॉर्टेंट। अब क्या फॉलोइंग 4 रोल्स इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला द इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब डिसीजन। ठीक है, कोई भी काम करने के लिए जो भी डिसीजन चाहिए उसके लिए एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। The individual must approve the activity or decision. Clear? Third, the individual must be consulted before completing the activity or making the decision. ठीक है, डिसीजन लेने से पहले या कोई काम करने से पहले भैया किसी से कंसल्ट कर लो। Fourth, the individual has to be informed about the activity or the decision. ठीक है, इंडिविजुअल को ओके, तो बीच में एक छोटा सा टेक्निकल ग्लिच हो गया था, फिर से वापस कंटिन्यू करते हैं अपने 4th पॉइंट को। यहाँ पे बोल रहा है कि इंडिविजुअल हैज टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द एक्टिविटी और द डिसीजन। तो इंडिविजुअल को भैया इन्फॉर्म कर देना है अपने सुपीरियर को कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी एक्टिविटी करने से पहले, सिंपल। बढ़ते हैं दूसरा अपन रोल नेगोशिएशन पे। रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्टिंग क्लियर हो गया, चार्ट प्रिपेयर करेंगे, उसमें लिखेंगे कि कौन सा इंडिविजुअल क्या काम करने वाला है। अब देखते हैं रोल नेगोशिएशन क्या है। रोल नेगोशिएशन इज एन इंपॉर्टेंट टेक्निक दैट कैन एनहांस द यूज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्टिंग इफ यूज properly. The basic idea of this technique is that nobody gets anything without promising something in। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि रोल नेगोशिएटिंग क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्टिंग जो हमने अभी ऊपर देखा उसको और प्रॉपरली अच्छे से यूटिलाइज करें, उसका और ही एक अच्छा बेनिफिट निकल के आए,
उसकी ये कोई टेक्निक है रोल नेगोशिएशन, जिसमें क्या होगा कि कोई भी इंडिविजुअल को कुछ भी, ठीक है, कोई कुछ भी, किसी भी इंडिविजुअल को कुछ भी चीज फ्री में नहीं मिलने वाली, यहाँ पे चीजों का एक्सचेंज होने वाला है, बिना प्रॉमिस किए आपको कोई भी चीज एक्सचेंज में नहीं मिलेगी। ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स मीट एट पीरियोडिक इंटरवल टू लिस्ट रीडेडिकेशन ऑफ टास्क सो दैट कोऑर्डिनेशन कैन बी मैक्सिमाइज्ड। कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करने के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मेंबर्स हैं वो बार बार मीटिंग करते रहेंगे। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस अप्रोच इज टू आइडेंटिफाई द इंडिपेंडेंट क्लस्टर्स ऑफ टास्क कंप्लीटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। द सेकंड ऑब्जेक्टिव इज टू मैच द पर्सनल लीड्स ऑफ वर्क प्रेफरेंस ऑफ द इंडिविजुअल विद द टास्क दैट मस्ट बी कंप्लीटेड। कुछ नहीं भैया, मीटिंग्स करते रहेंगे, एक पॉइंट तो यहाँ पे क्लियर हो गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, इज टू मैच द पर्सनल लीड्स ऑफ वर्क एंड प्रेफरेंस ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल की पर्सनल नीड क्या है, ठीक है, उसको अपने को मैच करना है उनके वर्क प्रेफरेंसेस के साथ विद द टास्क दैट मस्ट बी कंप्लीटेड। जो इंडिविजुअल की नीड है, जो काम वो कैपेबल है, जो काम वो कर सकता है, उसको हमको वही वाला काम देना है जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो जाए। क्लियर हो गया? हाँ जी सर, क्लियर हो गया। आगे बढ़ो नेक्स्ट टॉपिक पे। लास्ट टॉपिक, 3 छोटे छोटे टॉपिक अपने को देखने हैं, दैट इज अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, ये 3 टॉपिक बस बच गए अपने लास्ट के, यही अपने को देखने और ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। सबसे पहला अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या है भैया? दिस इज द पावर टू असाइन ड्यूटीज टू द सबऑर्डिनेट्स। द प्रिसाइज एक्सटेंट ऑफ द अथॉरिटी मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड टू द होल्डर एंड ही और शी मस्ट एक्ट ओनली विद इन दोज लिमिट्स। ठीक है, अथॉरिटी क्या है? आप पावर दे रहे हो दूसरों को, अपने सबऑर्डिनेट्स को पावर दे रहे हो ताकि जो वो अपने काम है अच्छी तरीके से प्रॉपरली कर पाए। अब जो एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी है, किस पर्सन को कितनी पावर मिल रही है, ये क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। अथॉरिटी अनलाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड एंड फ्लोज डाउनवर्ड। हमने ऊपर देखा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम डेलीगेट नहीं कर सकते, बट मैंने आपको तभी बता दिया था कि अथॉरिटी हम डेलीगेट कर सकते हैं और इसका फ्लो कैसे होता है? डाउनवर्ड होता है, यानी एक सुपीरियर अपनी अथॉरिटी देता है अपने सबऑर्डिनेट्स को। क्लियर हो गया यहाँ पे? आगे, at all the times authority must be corresponding with the accountability imposed on all the subordinate staff subject to the authority must be made aware to its aware of its extent। भैया जिन लोगों को आप अथॉरिटी दे रहे हो उनको भैया प्रॉपरली अवेयर होने चाहिए उन लोग कि उनके पास कितनी अथॉरिटी, कितनी उनके पास पावर है, ताकि वो अपनी पावर से बढ़ के आगे कुछ काम ना कर दें। ठीक है, हेनरी फ्योल डिफाइंस अथॉरिटी एज द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड द पावर टू एग्जैक्ट ओबीडियंस। ठीक है भैया, अथॉरिटी मतलब क्या हो गया? हेनरी फ्योल ने बोला है राइट टू गिव पावर, आप पावर किसी को दे सकते हो, ये क्या हो गया? आपकी अथॉरिटी हो गई। उसके नीचे एच ए सिमंड ने भी भैया कुछ यहाँ पे अपनी डेफिनेशन दी है। नेक्स्ट उसको देखते हैं अपन। इट इज ऑब्वियस दैट अथॉरिटी ओवर पीपल कैन बी इफेक्टिव ओनली व्हेन दे एक्सेप्ट इट। मेनी इंस्ट्रक्शन आर ओबेड बिकॉज ऑफ कस्टम बट एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी मे इन सम केसेस बी इंश्योर्ड ओनली बाय रिपोर्टिंग द यूज ऑफ पावर। अथॉरिटी इज नॉट पावर। फर्स्ट लेक्चर याद कर लेना, हमने देखा था कि पावर और अथॉरिटी के बीच में डिफरेंस होता है, वही चीज यहाँ पे रिपीट कर रहा है कि अथॉरिटी मतलब पावर नहीं होता है। आगे, पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ पर्सनैलिटी इन स्पेसिफिक सिचुएशन whereas authority can be regarded as a right to power to delegate responsibility and it emanates in a company from the shareholders to the board of directors and down द स्केलर चेन। पावर क्या है भैया? प्रोडक्ट है किसकी? पर्सनैलिटी का। किसी की स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है उससे उसकी पावर दिखाई जा सकती है, उससे वो पावर शो होती है अलग से। वेरएज अथॉरिटी क्या है? डाउनवर्ड फ्लो करती है, एक पोजीशन के हिसाब से ही दी जाती है। तो ये थी हमारी अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अभी इतना पढ़ के हैं, एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या? इट इज द ऑब्लिगेशन टू मेक श्योर दैट द अथॉरिटी इज प्रॉपरली यूज्ड एंड दैट ड्यूटीज आर प्रॉपरली कैरिड आउट। मेक श्योर करो कि भैया जो अथॉरिटी हमने दी है वो प्रॉपरली यूज हो रही है कि नहीं, यानी उसका मिसयूज तो नहीं हो रहा है और जो हमने टास्क दिए थे वो प्रॉपरली हो रहे हैं या नहीं। It carries the privilege to delegate authority and duties but does not carry the right to avoid accountability। ये हमको प्रिविलेज तो देता है कि हम अपनी जो अथॉरिटी है वो डेलीगेट कर सकते हैं, बट अकाउंटेबिलिटी को हम अवॉइड नहीं कर सकते। सर अकाउंटेबिलिटी क्या है? नेक्स्ट टॉपिक वही है, देखते हैं उसको। In this sense, responsibility flows from the upwards in the organization since each supervisor is accountable to its immediate superior। देख चुके हैं हमने ऑलरेडी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपवर्ड फ्लो करती है, हर एक सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और वो सुपीरियर अपने सुपीरियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अथॉरिटी क्या है? डाउनवर्ड फ्लो करती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अपवर्ड यहाँ पे फ्लो कर रही है। लास्ट में, इन शॉर्ट, responsibility and obligation are given to use authority to seek duties are performed। it is an obligation to perform owned to a person's superior। ठीक है, पर्सन की कैपेबिलिटी पे उसकी ऑब्लिगेशन दी जाती है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे दी जाती है कि वो एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करे। ठीक है, जो उसको अथॉरिटी मिली है उसको वो मिसयूज ना करें, काम ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर तरीके से हो रहा है नहीं, इसका भी क्लियर है। अब बढ़ते हैं अपन अपने लास्ट टॉपिक पे, दैट इज अकाउंटेबिलिटी। तो सर अकाउंटेबिलिटी क्या है? अकाउंटेबिलिटी, इट इज द लाइबिलिटी क्रिएटेड फॉर द यूज ऑफ अथॉरिटी। इट इज द आंसरेबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस ऑफ असाइंड ड्यूटीज। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही। ठीक है भैया, जवाबदेही। यहाँ पे आपको आंसर करना है कि जो आपने आपको
अथॉरिटी दी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, वो आपने क्यों फुलफिल नहीं की, या अगर फुलफिल कर ली है तो भैया कैसे फुलफिल की, बाकी लोगों को भी बताओ जिससे ऑर्गेनाइजेशन का फायदा हो। क्लियर हो गया? अकाउंटेबिलिटी क्या है? आपको आंसर देना है कि भैया आपने ये काम किया तो कैसे किया, नहीं किया तो क्यों नहीं। बाय। Accountability is concerned with the fact that each person who is giving authority and responsibility must recognize that the executive above him or her will judge the quality of his or her। ठीक है। अकाउंटेबिलिटी इस फैक्ट से कंसर्न है कि भैया आपके ऊपर जो एग्जीक्यूटिव है वो आपको आपके परफॉर्मेंस के बेसिस में जज करने वाले हैं। बाय एक्सेप्टिंग अथॉरिटी अ पर्सन डिनोट्स द एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। अगर कोई पर्सन अथॉरिटी एक्सेप्ट कर रहा है तो भैया वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी होता है और उसके लिए वो आंसर भी देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी उसके साथ साथ अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी तो क्या भैया फ्री में चिपक के उसके पास आ जाते हैं। द पर्सन who is delegating authority requires subordinates to allow their performance to be reviewed and evaluated and holds them accountable for the result। तो भैया जो पर्सन है जो डेलीगेट कर रहा है अपनी अथॉरिटी को, वो टाइम टाइम पे भैया अपने सबऑर्डिनेट्स को देखते जाए, उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते जाए, उनको रिव्यू करते जाए, और अगर कुछ गड़बड़ी मिलती है तो उनसे भैया पूछे कि गड़बड़ी हुई है तो गड़बड़ी हुई क्यों है। यही होता है अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, 3 कॉन्सेप्ट अपन ने देखे। अथॉरिटी, पावर आप अपने दे सकते हो अपने सबऑर्डिनेट को, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको जो पावर मिली है उसका प्रॉपर्ली यूज हो रहा है कि नहीं, अकाउंटेबिलिटी अगर यूज नहीं हो रहा है, अच्छी तरीके से यूज हो रहा है तो कैसे हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, कौन आंसर करेगा, ये होता है अपना अकाउंटेबिलिटी। क्लियर हो गया? इसी के साथ भैया प्रॉपर्ली हमारे सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए। बट एक दो चीज सुन लो, नीचे आपको दिख रहा होगा ज्ञानीज एक्स्ट्रा ज्ञान, इसको एक बार रीड करके छोड़ देना। उसके नीचे आपको दिख रहा होगा वन लाइनर्स, एक एक लाइन में पूरा भैया ये जो चैप्टर है उसकी पूरी समरी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, सिर्फ एक एक लाइन में। ठीक है, 30 से 40 लाइन में पूरा आपका जो चैप्टर है यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा। 1 डे बिफोर एग्जाम, जहां आपके पास बहुत कम टाइम होगा कि भैया आप उस कंडीशन में नहीं होगे कि आप सारे के सारे चैप्टर को पूरा पढ़ लो, 1 लाइनर्स पर पढ़ के चले जाना, बहुत अच्छी तरीके से आपका क्लियर है। अब बात करते हैं उस नोट के बारे में, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में, जिसके पहले थोड़ी देर पहले मैंने आपको इस वीडियो में बोला है। तो भैया फॉर उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनका सीएमए का एग्जाम है अभी जनवरी में, उनके लिए हमारे तरफ से ये लास्ट वीडियो है। ठीक है, जनवरी अटेम्प्ट वाले सीएमए के स्टूडेंट जो है फाउंडेशन वाले, उनके लिए हम फर्दर और आगे वीडियोस नहीं ला पाएंगे। जिनका उनके बाद है, ठीक है, 2022 में जून में जब भी पेपर हो जाए उनके लिए वीडियोस आती रहेंगी। बट जनवरी में जो स्टूडेंट्स पेपर देने वाले हैं उनके लिए हम और आगे इसके वीडियो नहीं ला पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको और भी थोड़े बहुत काम है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और हैं। तो ये लास्ट वीडियो होगा जनवरी वाले बच्चों के लिए। अगर आपको मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स और एथिक्स से रिलेटेड कुछ डाउट्स वगैरह आते हैं, इंस्टाग्राम में आप मुझसे कांटेक्ट कर लो। ठीक है सर, हमको ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा, उसका मैं आपको ऑडियो फॉर्मेट में आपको बिल्कुल आपकी जो भी क्वेरी होगी वो सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। पर हाँ, यूट्यूब में अब वीडियो डालना फॉर जनवरी स्टूडेंट्स पॉसिबल थोड़ा सा नहीं हो पाएगा। ठीक है, मेरे ऊपर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी है। ठीक है, तो वो सारी चीजें भी देखनी है। तो ये आप लोगों के लिए लास्ट वीडियो होगा हमारी साइड से। बट उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स आने वाले हैं, हमारे पास थोड़ा सा टाइम हो जाएगा, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस टाइम के लिए कम हो जाएगी, तो आपके लिए नए नए और भी सारे वीडियोस आने वाले हैं। बट हाँ, जैन वाले बच्चों बिल्कुल भी नाराज नहीं होना। जो भी आपको इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, एथिक्स से रिलेटेड डाउट्स है, इंस्टाग्राम पे आ जाना, इंस्टाग्राम में मेरे से पूछ लेना, बिल्कुल मैं वहां पे थोड़ा एक्टिव रहूंगा और आपके डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो विद दिस आज की क्लास को हम यहीं पे करते हैं खत्म, और आपसे मैं बोलता हूँ बाय बाय, टाटा, गुड बाय। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकी।